अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने इंग्लिश हिस्ट्री को स्टार्ट किया है, तो उसी हिस्ट्री को पढ़ते हुए आज हम पहुंचे हैं मॉडर्न पीरियड पे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो, हर न्यू अपडेट टाइमली आप लोगों तक पहुँचती रहे। उसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो वीडियोज़ को लाइक किया करें, कॉमेंट में ज़रूर बताया करें, अगर कुछ क्वेरीज होती हैं वो भी ड्रॉप किया करें। उसके अलावा फ्रेंड्स, वीडियो में ज़रूर फीडबैक दिया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको भी इससे बेनिफिट मिले। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। मॉडर्न पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर, जैसा कि आज हम इस पीरियड को डिस्कस करने वाले हैं अपनी वीडियो में, अपने लेक्चर में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताती चलूँ कि 20वीं सेंचुरी में बहुत कुछ हुआ था, काफ़ी डेवलपमेंट हुई थी, काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस भी हुई थी। ठीक है, कुछ ऐसी भी चीज़ें थी जिनको डिस्कार्ड कर दिया गया था, और कुछ ऐसी भी नई चीज़ें थी जिनको इंट्रोड्यूस करवाया गया था। डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुई थी इस टाइम पीरियड में। और फ्रेंड्स, 20वीं सेंचुरी में चूँकि काफ़ी कुछ हुआ था और काफ़ी वास्ट एक ये टाइम ड्यूरेशन है, टाइम पीरियड है, जिसमें वास्ट इस लिहाज से है कि इसमें काफ़ी वर्क्स हुए थे, काफ़ी कुछ डेवलप हुआ था। तो फ्रेंड्स, इसको समझना और समझाना काफ़ी चैलेंजिंग वर्क है, लेकिन मैं एक कोशिश करूँगी कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा समझा सकूँ। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। अगर हम 20वीं सेंचुरी के पीरियड को देखें 1900 टू 1961, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इस टाइम पीरियड को पीरियडाइज करना काफ़ी मुश्किल काम था, क्योंकि फ्रेंड्स जितने भी हिस्टोरियंस थे, यानी कि अलग अलग जो डिफरेंट हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने अलग अलग से अपने ओपिनियंस दिए थे, डिफरेंट ओपिनियंस दिए थे। वो अपनी अपनी डिफरेंट डेट्स जो थी उन्होंने मैंशन की। तो फ्रेंड्स, हमें जो है वो काफ़ी जगहों पर अलग अलग डेट्स देखने को मिलती हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो मोस्ट जो इम्पोर्टेंट और मोस्ट करेक्ट जो मुझे डेट मिली वो है 1900 टू 1961, यानी कि जो मॉडर्न पीरियड का टाइम ड्यूरेशन रहा वो 1900 से लेके 1961 तक रहा। उसके अलावा फ्रेंड्स, 1910 से लेके 1930 तक को जो टाइम ड्यूरेशन है, इसको हाई मॉडर्निज्म कहा जाता है, यानी कि ये जो टाइम ड्यूरेशन था, इसमें जो मॉडर्निज्म थी वो अपने पीक पे थी। फ्रेंड्स, मॉडर्न लिटरेचर को, मॉडर्न पीरियड को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मॉडर्न एज से फेमिलियर होना ज़रूरी है, फेमिलियर होना चाहिए आप लोगों को कि मॉडर्निज्म बेसिकली है क्या। मॉडर्निज्म एक बेसिकली मूवमेंट है, ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट करती है मॉडर्न एरा को या मॉडर्न लिटरेचर को। तो फ्रेंड्स, मॉडर्न लिटरेचर 1900 टू 1961, मॉडर्न लिटरेचर की बात करते हैं। मॉडर्न पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर बिगिनस विद द 20वीं सेंचुरी एंड रिमेन टिल 1961, यानी कि 20वीं सेंचुरी से ही स्टार्ट हो जाता है और 1961 तक ये पीरियड रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, मॉडर्न पीरियड जो है 20वीं सेंचुरी में जब स्टार्ट हो गई और अर्ली 21वीं सेंचुरी में इस मॉडर्न पीरियड का जो टाइम ड्यूरेशन है वो कम होना शुरू हो गया, ये टाइम ख़त्म होना शुरू हो गया और पोस्ट मॉडर्निज्म जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो गई। फ्रेंड्स, जो विक्टोरियन पीरियड है, जो उसके अगेंस्ट अगर हम देखें तो ये जो मॉडर्न लिटरेचर है, मॉडर्न पीरियड जो है, ये एक रिवोल्ट है विक्टोरियन लिटरेचर के अगेंस्ट। ठीक है, मॉडर्न लिटरेचर के अंदर जो कुछ भी हुआ था, वो तमाम जो एक्शंस थे, रिएक्शंस थे, वो विक्टोरियन पीरियड के ख़िलाफ़ थे। ठीक है, यानी कि जो मॉडर्न पीरियड विक्टोरियन पीरियड में हुआ था वो इस टाइम पीरियड में, यानी कि मॉडर्न पीरियड में डिस्कार्ड किया गया और नई नई चीज़ें जो हैं वो डेवलप की गई। फ्रेंड्स, विक्टोरियन लिटरेचर जो है 20वीं सेंचुरी में अगर हम देखें, जितना भी हमने लिटरेचर जो है वो इस टाइम पीरियड में अगर देखा जाए तो लिखा गया था 20वीं सेंचुरी में, जो इतना भी लिटरेचर प्रोड्यूस किया गया था, इतना लिटरेचर किसी भी सेंचुरी में प्रोड्यूस नहीं हुआ। ठीक है, बस ये हुआ था कि फ्रेंड्स, ये एज जो है, आपको ये बात ज़रूरी जाननी है कि ये जो एज है, ये एज एक रिवोल्ट है विक्टोरियन एज के अगेंस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम कुछ मेजर पॉइंट्स जो हैं मॉडर्न पीरियड के उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है एडवांसमेंट ऑफ द सोशल साइंस एंड नेचुरल साइंस। 20वीं सेंचुरी में क्या हुआ, 20वीं सेंचुरी के अर्ली डिकेड में सोशल साइंस में और नेचुरल साइंस में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस हुई थी, अपलिफ्ट हुआ था मॉडर्न टाइम पीरियड में। ठीक है, मॉडर्न इंडस्ट्री थी, मटीरियलिज्म जो था, मटीरियलिस्टिक इंडस्ट्रीज़ और इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो है एक रैपिड डेवलपमेंट देखने को मिली, जहाँ पे मिडिल क्लास जो थी, अरिस्टोक्रेटिक और जो क्लर्जी मैन थे, उनमें फ़र्क जो है वो हमें देखने को मिला। नेक्स्ट जो मेजर पॉइंट है वो है इन ऑल द प्रीवियस पीरियड्स एक्सपेरिमेंटेशन एंड इंडिविजुअलिज्म वर हाईली डिस्करेज्ड, बट विद द ऑनसेट ऑफ द मॉडर्न पीरियड बोथ दीज थिंग्स बिकेम virtuous।
तो फ्रेंड्स क्या हुआ, प्रीवियस एज में जितने भी एक्सपेरिमेंटेशन थे, जितने भी इंडिविजुअल्स थे, वो सबको डिस्करेज कर दिया गया, सबको डिस्कार्ड कर दिया गया। जितने भी रिस्ट्रिक्शंस थी, रूल्स थे, उन सबको ख़त्म कर दिया गया। जो लोगों में बाउंड्रीज आई हुई थी, जो लोग बाउंड थे, उन सबको डिस्कार्ड किया गया। सोसाइटी जो थी वो डेवलप हो रही थी। तो फ्रेंड्स मॉडर्न टाइम पीरियड के आने से जितनी भी विक्टोरियन पीरियड की बाउंड्रीज थी, जितनी भी रिस्ट्रिक्ट रूल्स थे, उनको ख़त्म किया गया, उसको डिस्कस किया गया। उसके अलावा फ्रेंड्स जैसे ही कोई जो विक्टोरिया हैं उनकी डेथ हुई, तो उनकी डेथ के साथ ही लोगों ने अपना मूड बदल लिया, अपने इमोशंस बदल लिए, वो टोटली मॉडर्निज्म की तरफ आने लग गए। नेक्स्ट जो मेजर पॉइंट है वो है द डिफरेंस बिटवीन अरिस्टोक्रेट एंड क्लर्जी इंक्रीज्ड मोर, यानी कि इस टाइम पीरियड में जो अमीर थे उनमें अरिस्टोक्रेटिक और क्लर्जी मैन जो थे उनमें डिफरेंस जो था वो बढ़ने लग गया, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन में और भी जो है साइंस में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो रहे थे। लोगों की जो एटीट्यूड थे उनमें भी, इमोशंस में भी काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ आई थी। तो इस वजह से जो डिफरेंस था क्लर्जी मैन में और अरिस्टोक्रेट्स में, उनमें भी काफ़ी बड़ा डिफरेंस जो है हमें देखने को मिला। उसके अलावा फ्रेंड्स जनरल जो एटीट्यूड था विक्टोरियन टाइम के लिटरेचर का वो टोटली चेंज हो गया। यानी कि अगर हम देखें कि मॉडर्न एज क्या है, तो मॉडर्न एज जो है वो टोटल एक रिवोल्ट है अगेंस्ट द एटीट्यूड ऑफ विक्टोरियन लाइफ। नेक्स्ट है सेकंड साइंस एंड आर्ट, यानी कि साइंस और आर्ट जो है मॉडर्न मैन को इन्फ्लुएंस कर रहे थे। जो साइंस और आर्ट है वो भी एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट है मॉडर्न एज का। नेक्स्ट जो की पॉइंट है वो है ड्यूरिंग विक्टोरियन टाइम्स पीपल एडहियर टू वॉइस ऑफ पीपल हु आर इन पावर, यानी कि उस टाइम पीरियड में क्या होता था, लोग चर्च की आवाज़ सुनते थे, वो बाउंड होते थे, कुछ रूल्स थे, कुछ जो रेगुलेशंस थे उनको फॉलो करते थे, बगैर कोई क्वेश्चन किए, बगैर अच्छा बुरा जाने वो उनके क्वेश्चंस को आंसर करते थे, और जो कहते थे वो ही करते थे। लेकिन फ्रेंड्स मॉडर्न एज में क्या हुआ कि लोगों की थिंकिंग क्रिटिकल होने लगी, लोग जो है वो क्वेश्चन रेज करने लगे। जो भी अथॉरिटी जो है वो कोई स्टेप लेती तो उसके बारे में ज़रूर क्वेश्चन किए जाते थे। तो फ्रेंड्स ये जो एक चेंज था ये मॉडर्न टाइम पीरियड में ही आया। उसके अलावा राइटर जो थे मॉडर्न टाइम पीरियड के, उन्होंने जितने भी प्रीवियस एरा के आइडियाज़ थे, बिलीफ थे, उन सबको छोड़ा, उनको डिस्कस किया, और नए जो आइडियाज़ थे और नए बिलीफ जो थे उनको लेके आए। जितने भी ओल्ड मैनर्स थे, जितने भी ओल्ड बिलीफ थे, उनको छोड़ दिया। और मॉडर्न मैन जो है, यानी कि जो मॉडर्न राइटर्स हैं इस टाइम पीरियड के, उन्होंने आने वाले वक्तों को गोल्डन एज बनाने का सोचा, जिसमें इंसान को फ्री इंसान कहा जाएगा, जिसमें कोई बाउंड्री नहीं होगी, कोई रूल नहीं होगा, इंसान फ्री होगा, जो चाहेगा लिखेगा, जो चाहेगा वो पढ़ सकेगा। तो फ्रेंड्स इस टाइम पीरियड के राइटर्स ने ये पूरी कोशिश की कि इस टाइम के लिटरेचर को जो है वो फ्री मैन के एक गोल्डन एज बनाया जाए, एक फ्री मैन का लिटरेचर बनाया जाए। नेक्स्ट है विक्टोरियंस वर ऑनरेबल एंड ब्यूटीफुल बट देयर ग्रैंड चिल्ड्रन कंसिडर्ड एज मीन एंड अगली, यानी कि जितने भी विक्टोरियन लोग थे, विक्टोरियन जो यंग मीन्स जो उस टाइम पीरियड के विक्टोरियन टाइम पीरियड के लोग थे उनको तो अच्छा माना जाता था, ऑनरेबल माना जाता था। लेकिन जो जनरेशन थी वो उस टाइम पीरियड की वो मीन थी, हिपोक्रेटिकल थी, ठीक है। और वो कहते थे कि जो विक्टोरियन राइटर्स हैं, विक्टोरियन टाइम पीरियड था वो एक मीन टाइम पीरियड था, स्टूपिड था, उसके अलावा सुपरफिशियल था। इसके अलावा फ्रेंड्स उस टाइम के लोगों के जो एटीट्यूड्स थे वो बगावती थे, लाइक मॉडर्न जिन एटीट्यूड्स ने मॉडर्न एज को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट किया था। और फ्रेंड्स जितने भी इस टाइम पीरियड के मॉडर्न जो मीन्स उस टाइम पीरियड के लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा ऑनरेबल थे। लेकिन फ्रेंड्स जो नई जनरेशन थी वो उनके जो ग्रैंड चिल्ड्रंस थे वो उनको उतना ही मीन और अगली समझा जाता था विक्टोरियन एज के। नेक्स्ट जो की पॉइंट है वो है विमेन राइज देयर वॉइस फॉर राइट। फ्रेंड्स इस टाइम पीरियड में क्या हुआ कि जो वुमेन थी उन्होंने अपने हकूक़ के लिए लड़ना शुरू किया, उनको जो है उनके हकूक़ दिए जाने लगे, लोगों में जो है वो पहचान हो रही थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसा कि हो रही थी, तो दुनिया की सोच भी बदल गई। वार की वजह से फ्रेंड्स लोगों की काफ़ी सोच जो थी वो बदल गई थी, क्योंकि इस टाइम पीरियड में मॉडर्न टाइम पीरियड में वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 हुई थी, ठीक है फ्रेंड्स। वर्ल्ड वार 1 जो थी वो 1914 और 1919 तक थी, और वर्ल्ड वार 2 जो थी वो 1939 से लेकर 1945 तक थी। फ्रेंड्स जैसा कि वार हो रही थी तो दुनिया जो थी वो काफ़ी ज़्यादा एक जो है वो इंग्लैंड में उस टाइम पीरियड में काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ आ रही थी। तो जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी, दुनिया की सोच बदल रही थी, वार की वजह से लोगों की सोच बदल गई। तो जैसे ही लोगों की सोच बदली तो ज़ाहिर है उस टाइम पीरियड का लिटरेचर बदल गया। जितने भी राइटर्स थे, जितने भी उस टाइम पीरियड के राइटर थे, वो उनकी भी सोच में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आया। जो वर्ल्ड वार 2 का खौफ था वो लोगों के चेहरों पर हमें नज़र आ रहा था उस टाइम पीरियड में। उसके अलावा अनसर्टेनिटी जो थी वो फैली हुई थी कि दुनिया जाग इस तरफ रही है कि एट द एंड इस जो दुनिया है इसका होगा क्या। तो फ्रेंड्स इस टाइम पीरियड में वुमेन जो राइज वुमेन जो थी उन्होंने अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई, औरतों को उनके हकूक़ दिए जाने लगे, ठीक है।
ट्रांजिशंस फ्रॉम द विक्टोरियन पीरियड टू द मॉडर्न पीरियड, ठीक है, टोटली ऑपोजिट था विक्टोरियन एज से, यानी कि जो मॉडर्न पीरियड था ये टोटली ऑपोजिट है विक्टोरियन पीरियड के। जो कुछ भी विक्टोरियन पीरियड में हुआ था वो इस टाइम पीरियड में नहीं हुआ था, जो कुछ मॉडर्न विक्टोरियन पीरियड में होता था उसको डिस्कार्ड कर दिया गया था। मॉडर्न पीरियड में फ्रेंड्स लिटरेचर में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आई थी, उसके अलावा लोगों के जो सिंपल मेथड थे उनको भी रिप्लेस कर दिया गया था, लोगों की जो डिज़ायर्स थी, प्रॉब्लम्स थी, जो भी क्वेश्चन थे, सब कुछ बदल के रख दिया गया। उसके अलावा जेबी शाह जो हैं, जॉर्ज बर्नार्ड शाह जो हैं, वो एक ग्रेट रेबल आप उनको कह सकते हैं, ठीक है। अगर देखा जाए तो उन्होंने तमाम ओल्ड जो सुपरस्टिशंस थे उन पर अटैक किया, उन्होंने लोगों में सेंस ऑफ इंटरोगेशन को ऑन किया, सेंस ऑफ इंटरोगेशन को प्रोड्यूस किया। उसके अलावा फ्रेंड्स मॉडर्न जो लोग थे, लोगों का जो माइंड था वो मॉडर्न हो रहा था, ठीक है। लोगों में जो है वो सेल्फ कॉम्प्लिसेंसी से निकल रहे थे और एक नई दुनिया में एंटर हो रहे थे। उसके अलावा फ्रेंड्स इस टाइम पीरियड के जो राइटर थे उन्होंने जो मैजिक वो यूज़ करते थे, यानी कि इमेजिनेशन वर्सेस जो कुछ भी वो यूज़ करते थे, उन्होंने उसको डिस्कार्ड करना शुरू कर दिया, जो कि प्रीवियस इरा में वो यूज़ करते थे। उसके अलावा ऑब्जर्व थिएटर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया, ऑब्जर्व राइटिंग को लिखा जाने लगा। ऑब्जर्व थिएटर जो अगर हम देखा जाए तो फर्स्ट जो ऑब्जर्डिटी हमें नज़र आती है वो थॉमस बैकेट के वर्क जो वेटिंग फॉर गोडो में नज़र आती है। उसके अलावा नेक्स्ट जो टर्म है एवंट ग्रेट टर्म, ये इंट्रोड्यूस करवाएगी फ्रेंड्स। इसके अलावा मॉडर्न एज इज़ मोर कॉम्प्लेक्स एंड बैफलिंग एज इन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ये जो एज है मॉडर्न एज इंग्लिश लिटरेचर के अंदर एक मोस्ट जो कॉम्प्लेक्स और बैफलिंग एज है इंग्लिश हिस्ट्री के अंदर। उसके अलावा जो इमेजिनेटिव राइटिंग थी वर्सेस थे स्ट्रक्चर था और म्यूज़िक और ये तमाम चीज़ें जो थी उनको जो है विक्टोरियन टाइम पीरियड की उनको मतरूक कर दिया गया, यानी कि उनको डिस्कार्ड कर दिया गया, छोड़ दिया गया। उसके अलावा ये जो हमने बात की इस टर्म के बारे में, और फ्रेंड्स उसके अलावा इस टाइम पीरियड में नए नए आइडियाज़ जो थे वो इंट्रोड्यूस करवाए गए, म्यूज़िक, आर्ट और पेंटिंग वगैरह में ये तमाम आइडियाज़ जो थे इनको इंट्रोड्यूस करवाया गया था। जितने भी प्रीवियस इरा के राइटिंग्स थी, इमेजिनेशंस थी, उन सबको डिस्कार्ड कर दिया गया, मतरूक कर दिया गया। तो इस तरह फ्रेंड न्यू जो ट्रांजिशंस हुई थी मॉडर्न पीरियड की वो हमने डिस्कस कर ली हैं। उसके अलावा ये थी कुछ ट्रांजिशंस जो कि विक्टोरियन से मॉडर्न पीरियड में हुई थी। फ्रेंड्स अब हम इस टाइम पीरियड की करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर लेते हैं, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न लिटरेचर। फर्स्ट करैक्टरिस्टिक हमारे पास है इंडिविजुअलिज्म। फ्रेंड्स इंडिविजुअलिज्म जो है वो मोर इंटरेस्टिंग थी दैन सोसाइटी से ज़्यादा इंडिविजुअलिज्म जो है वो इंटरेस्टिंग थी। मॉडर्न राइटर जो थे वो ज़्यादा फैसिनेट थे कि किस तरह जो इंडिविजुअल राइटर्स हैं, इंडिविजुअल है वो किस तरह दुनिया में होने वाले चेंजेस को जो है वो अडॉप्ट करता है, किस तरह उनको फेस करता है। तो वो उस चीज़ से ज़्यादा फैसिनेट थे कि जो है वर्ल्ड वॉर की वजह से, वर्ल्ड वॉर 1 और 2 जबकि इस टाइम पीरियड में हुई थी, तो उनकी वजह से दुनिया में जो चेंजिंग आया था कि एक इंडिविजुअल उस चेंज को किस तरह अडॉप्ट करता है। तो वो फ्रेंड्स उस चीज़ से जो राइटर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा फैसिनेट थे। उसके अलावा फ्रेंड्स इंडिविजुअल ने जितनी भी ऑब्स्टैकल्स थी इस टाइम पीरियड की उनको फ़तह कर लिया, उन पर काबू पा लिया था, और यही जो है एक मोस्ट इंटरेस्टिंग बात है इस टाइम पीरियड की। उसके अलावा फ्रेंड्स स्पेशली अगर देखा जाए तो इस टाइम के जो राइटर्स थे उन्होंने विविड करैक्टर को जो है दिखाने की कोशिश की थी। जितने भी मीन्स सर्कमस्टेंसेस होते थे, जिस तरह के भी हालात होते थे, उनको एक्सेप्ट कर लेते थे। लिटरेचर में इंडिविजुअल को इंट्रोड्यूस करवाया गया, सोसाइटी को बयान करने के बजाय इंडिविजुअल की बात की गई थी फ्रेंड्स। उसके अलावा एक इंसान की ज़िंदगी के बारे में कहा जाता था, बताया जाता था, सोसाइटी को नहीं दिखाया जाता था, बल्कि जो एक इंडिविजुअल है उसकी बात होती थी, ठीक है। अगर हम जो है इसकी एग्जांपल देखें तो जैसे मेजर बारबरा एक वर्क है, तो उसमें उस मेजर बारबरा की ज़िंदगी के बारे में बात हुई है, ठीक है। और उसके अलावा डोल हाउस के अंदर जो नोरा है उसकी करैक्टर के बारे में बात हुई है, उसकी लाइफ के बारे में डिस्कस किया गया। तो फ्रेंड्स इसी तरह इस टाइम पीरियड में इंडिविजुअल की लाइफ जो है उसको ज़्यादा टारगेट किया जाता था, इंडिविजुअलिज्म के बारे में लिखा जाता था, ठीक है। इंडिविजुअल जो है उसमें इंटरेस्ट लिया जाता था, ना कि सोसाइटी में इंटरेस्ट लिया जाता था। नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक है हमारे पास एक्सपेरिमेंटेशन। फ्रेंड्स इस टाइम पीरियड में जैसा कि हमने पहले बात की थी कि एक्सपेरिमेंटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हुए थे, नए थीम जो थे वो इंट्रोड्यूस करवाए गए, नया स्टाइल इंट्रोड्यूस करवाया गया। पोएट्स जो थे उन्होंने ट्रेडिशनल राइम स्कीम को छोड़ा और फ्री वर्स में जो है लिखना शुरू कर दिया। उसके अलावा फ्रेंड्स कॉन्शियस के बारे में लिखने लग गए थे, और उसके अलावा उनकी जो राइटिंग थी उनमें हमें कॉन्शियसनेस देखने को मिलती है, ठीक है। उन्होंने फॉर्म को यूज़ किया, राइटर्स ने अपनी समझ से वर्क्स लिखे थे, और जितने भी लोग थे जो कि वर्क्स को पढ़ते थे वो अपनी मर्जी से उनके मीनिंग निकालते थे, खुद से राइटर्स के वर्क्स को पढ़ते थे और अपने पर्सपेक्टिव से मीनिंग फाइंड आउट करते थे, ठीक है। एज़रा पाउंड जो हैं, वर्जीनिया वुल्फ, टी.एस. एलियट जो है इस टाइम पीरियड के उन्होंने एक्सपेरिमेंटिव राइटिंग लिखी थी और इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा फेमस थे। नेक्स्ट जो करैक्टरिस्टिक है वो है अब्सर्डिटी। फ्रेंड्स इस टाइम पीरियड में अब्सर्डिटी जो है ये कार्नेज था ऑफ 2 वर्ल्ड वॉर्स प्रोफाउंडली अफेक्ट द राइटर्स ऑफ दिस पीरियड। फ्रेंड्स अब्सर्डिटी जो है वो इस टाइम पीरियड की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक है। जैसा कि हमने पहले बात की कि अब्सर्ड थिएटर
थिएटर को इंट्रोड्यूस करवाया गया, अब्सर्डिटी जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था। ठीक है, अब्सर्डिटी क्या होता है? अब्सर्डिटी में ये होता है कि जो जिसमें कोई पर्पस नहीं होता, जिसमें कोई खास एक मोरल लेसन नहीं होता, मीन्स नथिंगनेस को शो किया जाता है। कोई भी नावल ड्रामा जिसमें हर चीज़ जो है बेतुकी होती है, कोई भी ढंग से बात नहीं होती, कोई भी ढंग से जो है वो इखलाकी सबक नहीं होता। तो इस तरह जो अब्सर्डिटी है ये हमें इस टाइम पीरियड के लिटरेचर में देखने को मिली थी। लोगों इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था लिटरेचर में। ठीक है, इंसान की कोशिश थी कि वो इंसान की कोशिश शो की गई है कि वो नथिंगनेस की तरफ जा रहा है। जैसे वेटिंग फॉर गोडो जो है इसकी ग्रेट एग्जांपल है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास सिंबलिज्म। फ्रेंड्स, इस टाइम पीरियड में सिंबलिज्म को काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता था। सिंबल्स बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते थे राइटिंग में। एक एक लाइन के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिंबल्स जो है राइटर्स यूज़ करते थे। फ्रेंड्स, अगरचे सिंबल एक नया कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन इस टाइम पीरियड में सिंबल्स को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी। बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर एक आप कह लें कि उनको इंपॉर्टेंस दी गई थी राइटिंग में। अगर हम इसको देखें तो इंग्लिश लिटरेचर के अंदर मॉडर्न टाइम पीरियड में जो सिंबलिज्म है उसमें जो एक इनोवेटिव तरीका जो था उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था। ठीक है, जो मॉडर्न राइटर थे उनके सब्जेक्ट, पीपल, प्लेसेस एंड इवेंट्स विद सिग्निफिकेंट मीनिंग, यानी कि जो राइटर्स थी, जैसा कि अगर आप इसकी एग्जांपल देखें, दे लेफ्ट मच मोर टू रीडर्स इमेजिनेशन। ये काफ़ी ज़्यादा जो इस टाइम पीरियड के राइटर थे वो रीडर के लिए काफ़ी चीज़ें छोड़ते थे। ठीक है, कि वो उसको समझने, खुद से इसके मीनिंग जो है वो निकालें। फ्रेंड्स, अगर हम सिंबलिज्म देखना चाहें तो टी.एस. एलियट का जो एक वर्क है सॉन्ग ऑफ जे. एल्फ्रेड प्रोफर, तो फ्रेंड्स उसमें उन्होंने एक एक लाइन में काफ़ी ज़्यादा सिंबल्स यूज़ किए हुए हैं। फ्रेंड्स, टी.एस. एलियट जो है वो इस टाइम पीरियड के रिप्रेजेंटेटिव पोइट हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इस टाइम पीरियड का मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर पोइट कौन है, तो टी.एस. एलियट जो है वो इस टाइम पीरियड के मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर हैं। उसके अलावा नेक्स्ट जो करैक्टरिस्टिक है वो है फॉर्मलिज्म। फ्रेंड्स, फॉर्म को बहुत ज़्यादा फोकस किया जाने लगा। मॉडर्न एज में जो राइटर्स थे वो फॉर्म को बहुत ज़्यादा फोकस करते थे। फॉर्म पे जो है बहुत ज़्यादा उनका एक एम्फेसिस होता था। उसके अलावा वो स्ट्रक्चर पे ज़्यादा जोर देते थे। मॉडर्निस्ट जो राइटर थे वो अपने फॉर्मल आइडियाज़ को उन्होंने फॉर्म दी। उसके अलावा फ्रेंड्स, इस टाइम पीरियड के राइटर जो हैं उनकी हमें राइटिंग में एक फॉर्म को जो है उनकी एक क्रिएटिविटी जो है वो हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक है डिक्लाइनेशन ऑफ सेंटिमेंट्स एंड वैल्यूज़, यानी कि इस टाइम पीरियड में, मॉडर्न टाइम पीरियड में लोग जो थे वो इंडिपेंडेंट हो रहे थे और वो डिक्लाइन कर रहे थे वैल्यूज़ का और सेंटीमेंट्स का। उसके अलावा फ्रेंड्स, मॉडर्न टाइम पीरियड के जो लोग थे वो पेरेंटल अथॉरिटीज़ जो थी उनको निगलेक्ट कर रहे थे, यानी कि वो लोग हॉलो हो रहे थे, वो डिक्लाइन कर रहे थे इमोशंस को और सेंटीमेंट्स को। वेयर एज विक्टोरियंस बिलीव्ड इन मेंटेनिंग द होम लाइफ, जो विक्टोरियंस थे वो जो होम लाइफ थी उसको मेंटेन रखते थे। दे कंसिडर दैमसेल्फ अ फैमिली पर्सन मोर, यानी कि वो फैमिली जो वैल्यूज़ होती थी, फैमिली को जो है टाइम देते थे, फैमिली को जो है वो बरतर समझते थे। और इस टाइम पीरियड में क्या हो रहा था कि मॉडर्न लोग जो थे वो इंडिपेंडेंट हो रहे थे और जो फैमिली थी उसको वो छोड़ रहे थे। उनकी जो फीलिंग लव थी वो बस फीलिंग ऑफ लव जो था वो बस स्टक होकर रह गया था, लिमिटेड होकर रह गया था सेक्स की हद तक। उसके अलावा फ्रेंड्स, इस टाइम पीरियड के लोग जो थे वो अंदर से हॉलो हो रहे थे और वो सेंटीमेंट्स को, इमोशंस को, वैल्यूज़ को डिक्लाइन कर रहे थे। नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक है एज ऑफ मशीनरी। फ्रेंड्स, इसमें क्या हुआ था, देयर इज नो डाउट दैट मशीनरी हैज़ डोमिनेट दैट मॉडर्न पीरियड्स लाइफ, यानी कि मॉडर्न पीपल जो थे उनकी लाइफ को डोमिनेट किया था मशीनरी ने, यानी कि प्रिंट मीडिया, जर्नलिज्म, सोशल अपलिफ्ट था। ठीक है, उसके अलावा स्टाइल और मशीनरी जो है वो इनको काफ़ी ज़्यादा जो है वो एडवांस हो रही थी इस टाइम पीरियड में। ठीक है, मॉडर्न पीरियड इज आल्सो नोन एज द एज ऑफ मशीनरी। पीपल हैड बिकम टू मटेरियलिस्टिक ब्रॉट बाय द मशीनरी, यानी कि मशीनरी की वजह से बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो रही थी इस टाइम पीरियड में और मशीनरी का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा था। इसी तरह ये एक इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक है इस टाइम पीरियड की। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स की, फीचर्स ऑफ मॉडर्न पोइट्री। ठीक है, मॉडर्न पोइट्री के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो यहाँ पे मेंशन है, मैं आपको वो समझा देती हूँ अच्छे से। टोटली अगेंस्ट द विक्टोरियन एंड रोमांटिक पोइट्री, यानी कि जो रोमांटिक पोइट्री और विक्टोरियन पोइट्री थी उस पोइट्री के टोटली अगेंस्ट थे। जैसा कि हमने बात की कि मॉडर्न टाइम पीरियड जो है ये एक अगेंस्ट है, एक रिवोल्ट है। किस चीज़ के? विक्टोरियन पीरियड के, यानी कि प्रीवियस एरा के अगेंस्ट ये एक रिवोल्ट है। ठीक है, और इस टाइम पीरियड में रोमांटिक पोइट्री और जो विक्टोरियन पोइट्री थी उस टाइम की कोई भी चीज़ हमें नहीं देखने को मिली। टोटली जो है मॉडर्न पोइट्री इस पोइट्री से चेंज थी। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है डिसअपेरेंस ऑफ रिलीजियस फेथ, यानी कि रिलीजियस फेथ जो थे, रिलीजियस बाउंड्री जो थी उनको डिस्कार्ड कर दिया गया था और इस तरह जो रिलीजियस फेथ था उसकी डिसअपेरेंस होती गई मॉडर्न टाइम पीरियड के अंदर, मॉडर्न पोइट्री के अंदर। रेगुलर मीटर हैव बीन डिस्कार्ड, रेगुलर मीटर को भी डिस्कार्ड कर दिया गया था। ठीक है, नो रेगुलर राइमिंग स्कीम, कोई रेगुलर राइमिंग स्कीम को यूज़ नहीं किया जाता था। जुक्सटापोजिशन ऑफ आइडियाज़ को जो है उनकी जो लिंकिंग है, जुक्सटापोजिशन है वो होती थी। उसके अलावा यूज़ ऑफ फ्री वर्स को यूज़ किया जाता था, आयरनी को यूज़ किया जाता था और मेटाफर्स को अपनी राइटिंग में यूज़ किया जाता है। मेटाफर क्या होता है? मेटाफर ये होता है कि हम डायरेक्टली
रेफ़र करते हैं एक ऐसी चीज़ को बाय मेंशनिंग एन अदर, किसी दूसरी चीज़ को मेंशन करते हुए हम एक चीज़ को जो है वो रेफ़र करते हैं। आयरनी जो है जिसमें अपीयरेंस और रियलिटी में डिफरेंस होता है, ठीक है। इस तरह की टाइप की जो चीज़ें थी वो पोइट्री के अंदर आ रही थी, और ये तमाम जो चीज़ें हैं ये हमें रोमांटिक पोइट्री में और विक्टोरियन पोइट्री में जो है देखने को नहीं मिली, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड की पोइट्री थी, मॉडर्न टाइम पीरियड की, ये टोटली अगेंस्ट थी विक्टोरियन और रोमांटिक पोइट्री के। तो फ्रेंड्स ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स, इसको हमने डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेरी ट्रेंड्स की, यानी कि मॉडर्न टाइप पीरियड में जो लिटरेरी ट्रेंड्स थे वो कौन कौन थे। द ट्रेंड्स ऑफ मॉडर्निज्म इमर्ज्ड आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार, दे इंक्लूड, यानी कि इनमें फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो मॉडर्न ट्रेंड्स जो थे वो मर्ज हुए थे, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास मॉडर्न ट्रेंड है वो है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो इसको राइटिंग में यूज़ किया जाने लगा। ये एक लिटरेरी स्टाइल था, ठीक है, जिसमें एक करेक्टर की फीलिंग्स को, थाट्स को और उसके रिएक्शन को डिपिक्ट किया जाता था। उसके अलावा जो है अगर हम इस स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टर्म का यूज़ अगर इंग्लिश लिटरेचर के अंदर देखें तो हमें वर्जीनिया वुल्फ, जेम्स जॉयस के जो वर्क्स हैं उनमें अच्छे तरीके से ये जो टर्म है ये यूज़ होती हुई नज़र आती है, और उन्होंने इस टर्म को काफ़ी अच्छे से यूज़ किया है। इस तरह जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेरी ट्रेंड है मॉडर्न टाइम पीरियड का। नेक्स्ट जो लिटरेरी ट्रेंड है वो हमारे पास है श्योरलिज्म। फ्रेंड्स श्योरलिज्म एक 20th सेंचुरी की एवट ग्रेड मूवमेंट है, ठीक है। ये मूवमेंट किसके रिलेटेड थी, ये मूवमेंट आर्ट के रिलेटेड थी और जो है पेंटिंग के रिलेटेड ये एक मूवमेंट थी, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट है क्यूबिज्म। तो क्यूबिज्म क्या है, क्यूबिज्म ये एक हाईली इन्फ्लुएंशियल विजुअल आर्ट स्टाइल है 20th सेंचुरी का, ठीक है। इसमें भी पेंटिंग को जो है वो ज़्यादा फोकस में लाया जाता था। पेंटिंग में ये जो एक मूवमेंट थी ये पेंटिंग फील्ड में आई थी, ठीक है। नेक्स्ट है डाडिज्म। फ्रेंड डाडिज्म जो है ये मेन स्ट्रीम के बारे में है, ठीक है। इसमें रिजेक्ट किया जाता है मेन स्ट्रीम को, ठीक है। और उसके अलावा जो मेन स्ट्रीम है किस मेन स्ट्रीम को रिजेक्ट किया जाता है, विक्टोरियन टाइम पीरियड की जो मेन स्ट्रीम है उसको रिजेक्ट किया जाता है मॉडर्न टाइम पीरियड में। नेक्स्ट जो है फ्यूचरिज्म। फ्रेंड्स फ्यूचरिज्म जो है ये भी फोकस करती है डिस्ट्रक्शन के ऊपर, ठीक है। ये फोकस करती है इनिशिएशन के ऊपर, आयरनी के ऊपर, अबोलिशन ऑफ सेंटेक्स के ऊपर ये फोकस करती है, ठीक है। उसके अलावा ये डिस्ट्रक्शन को इसमें फोकस किया गया है, सही है। नेक्स्ट जो ट्रेंड है वो हमारे पास है एक्सप्रेशनिज्म। फ्रेंड्स एक्सप्रेशनिज्म जो है ये भी एक, इसको रिवोल्ट समझा जाता है रियलिज्म और नेचुरलिज्म के अगेंस्ट, ठीक है। सीकिंग टू अचीव अ साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल रियलिटी रादर देन रिकॉर्ड एक्सटर्नल इवेंट्स इन लॉजिकल सीक्वेंस। नेक्स्ट जो हमारे पास ट्रेंड है वो है इमेजिज्म। फ्रेंड्स इमेजिज्म भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक मूवमेंट थी जो कि अराउज हुई थी इस टाइम पीरियड में। मॉडर्न पोइट्री में इसका फोकस जो था वो ऑब्जेक्ट्स को डिस्क्राइब करने में होता था। नेक्स्ट जो ट्रेंड है वो है सिंबलिज्म। फ्रेंड्स जैसा कि हमने पहले बात की कि सिंबलिज्म जो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो एक ट्रेंड है, एक स्टाइल है राइटिंग में। अगर हम सिंबलिज्म का यूज़ देखें तो जो वर्क है जे एल्फ्रेड सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रोफर्क, ये जो हमारे पास ग्रेट एग्जांपल है सिंबलिज्म की, जिसमें सिंबल्स को यूज़ करके इमोशंस को और स्टेट ऑफ माइंड को, आइडियाज़ को यूज़ किया जाता है। उसके अलावा इमेजेस को यूज़ करके इमेजेस के थ्रू जो है वो आइडियाज़ को कन्वे किया जाता है, इमोशंस को डिस्क्राइब किया जाता है या स्टेट ऑफ माइंड को शेयर किया जाता है ऑडियंस के साथ या रीडर के साथ। तो फ्रेंड्स ये तो थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स इंग्लिश लिटरेचर के। तो फ्रेंड्स अगर बात की जाए मेजर राइटर्स की और उनके मेजर वर्क्स के बारे में जो कि मॉडर्न टाइम पीरियड के राइटर्स हैं, तो फ्रेंड्स हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पास राइटर्स आ जाते हैं, उनके वर्क्स आ जाते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट राइटर हमारे पास है W.B. येट्स जो कि 1865 में पैदा हुए थे, 1939 में इनकी डेथ हुई थी। फ्रेंड्स वो एक आयरिश मॉडर्न पोइट हैं, ठीक है। उनका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है वो है द लैंड ऑफ हार्ट डिज़ायर्स। नेक्स्ट राइटर हमारे पास आ जाते हैं T.S. एलियट। T.S. एलियट 1888 में पैदा हुए थे और 1965 में उनकी डेथ हुई थी। फ्रेंड्स ग्रेटेस्ट हैं अमंग ग्रेट पोइट्स एंड ड्रामाटिस्ट ऑफ मॉडर्न टाइम पीरियड। उसके अलावा फ्रेंड्स इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है वो है मर्डर इन द कैथीड्रल। नेक्स्ट राइटर हमारे पास आ जाते हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, GB शाह जिनको कहा जाता है। फ्रेंड्स 1856 में पैदा हुए थे, 1950 में इनकी डेथ हुई थी। ये एक ड्रामाटिस्ट हैं, ठीक है। इनका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है वो है मिसिस वारंट्स प्रोफेशन। इन्होंने जितने भी प्लेस लिखे थे फ्रेंड्स, सब जो प्लेस थे वो मॉडर्न सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करते हैं। उनका कंसर्न जो था वो मॉडर्न सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को ही किया जाता था। नेक्स्ट जो राइटर है वो है ऑस्कर वाइल्ड 1856 में पैदा हुए थे और 1900 में इनकी डेथ हुई थी। फ्रेंड्स ग्रेट पोइट हैं, ठीक है, ग्रेट राइटर हैं, ड्रामाटिस्ट हैं, सॉरी पोइट नहीं है, ड्रामाटिस्ट हैं। एंड इनका एक ग्रेट पार्ट था मॉडर्न ड्रामा को रिवाइव करने में, उनके रिवाइवल में इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वर्क है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। नेक्स्ट राइटर हमारे पास है जॉन गॉल्सवर्थी। फ्रेंड्स जॉन गॉल्सवर्थी 1867 में पैदा हुए थे और 1933 में इनकी डेथ हुई थी, ठीक है। ग्रेट ड्रामाटिस्ट है मॉडर्न टाइम पीरियड के। इनके इंपॉर्टेंट वर्क जो हैं उनमें द स्किन गेम्स,
द सिल्वर बॉक्स एंड द मैन ऑफ प्रॉपर्टी आ जाता है। फ्रेंड्स इनके जो ग्रेटेस्ट वर्क हैं वो डील करते हैं सोशल प्रॉब्लम्स के साथ। जैसा कि हमने पढ़ा, जो जीबी शाह के वर्क्स हैं, प्लेज हैं, वो प्रॉब्लम्स को, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करते हैं, और इनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी सोशल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हाईलाइट करते हैं, उनको डील करते हैं। नेक्स्ट राइटर हमारे पास हैं D.H. लॉरेंस। D.H. लॉरेंस, डेविड हर्बर्ट लॉरेंस इनका फुल नेम है। ये 1885 में पैदा हुए थे और 1930 में इनकी डेथ हुई थी। फ्रेंड्स इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वर्क है वो है सन्स एंड लवर्स। ठीक है, सन्स एंड लवर्स इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है जो कि मॉडर्न टाइम पीरियड में लिखा गया। फ्रेंड्स ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर और उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स। अगर आपसे पूछा जाए कि मेजर राइटर और मेजर वर्क्स, तो आप इनको बिला झिझक बता सकते हैं। ठीक है, ये मॉडर्न टाइम पीरियड के मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं। फ्रेंड्स ये तो थी वीडियो जिसमें हमने मॉडर्न पीरियड को डिस्कस किया, लेकिन फ्रेंड्स मॉडर्न पीरियड जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि ये काफ़ी लेंथी पीरियड है, इसमें काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुई थी, बहुत ज़्यादा लिटरेचर इसमें लिखा गया था। तो आई होप आपको अच्छे से सब समझ आया होगा। मैंने अच्छे से अच्छा समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको कुछ क्वेरीज हैं तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको अच्छे से समझ आई है तो मैं इसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको लेक्चर कैसा लगा। अगर आपको इन वीडियोस के लेक्चर्स के नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आपको इन तमाम लेक्चर्स के नोट्स भी फ्राहम किए जाएंगे। उसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो, हर न्यू अपडेट टाइमली आप लोगों तक पहुँचती रहे। फिर हाजिर होंगी। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।